नमस्कार, मैं स्मिता शंकर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्रोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, कोशाकार, अनुवादक, कथाकार और कवि के रूप में इनको पहचान है। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचक का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर है। शुक्ल ने साहित्य के इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को सम्मान महत्व दिया। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रत्यय एवं रस आदि की पुनर्व्याख्या की। शुक्ल हिंदी साहित्य जगत को समझने की आधिकारिक जरूरत है। वह भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकार चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के संपर्क में आए और आनंद कांदामणि पत्रिका के संपादन में उन्होंने सहयोग किया। इस कार्य में उनमें साहित्य और संपादन की समझ तो विकसित हुई ही, साथ ही वह भारतेंदु युग के साहित्य और समकालीन साहित्य कोर्स कर्म में से भी परिचित हुए। इस दौरान उनका साहित्य लेखन भी आरंभ हो चुका था। वह ब्रजभाषा और खड़ी हिंदी में कविताएं लिखना शुरू कर चुके थे। कविता क्या है? निबंध का प्रारंभिक रूप इसी अवधि में सरस्वती प्रकाशित में हुआ था। 1903 में इनकी कहानी 11 वर्ष का समय भी प्रकाशित हो चुकी थी और सन 1908 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर से काशी आ गए थे, जहां काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा तैयार किए जा रहे हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक के रूप में वो जुड़ गए। इस कोश के प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। सन 1927 में इस कोश का कार्य पूरा हुआ और जिसकी लंबी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निभाई। इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह निबंध क्रोध पर गहन विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। शुक्ल जी ने इसे केवल मनोविज्ञान तक सीमित न रखते हुए इसे साहित्यिक रूप दिया है, जो जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इस निबंध में क्रोध के विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया गया है, जैसे कि दुख और क्रोध का संबंध, सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मानसिकता। क्रोध एक मनोविकार है जो हमारे मानसिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए हमें यह देख सकते हैं कि यह कैसे उत्पन्न होता है और इसके पीछे कारण क्या है और समाज में इसकी भूमिका क्या है। शुक्ल जी ने इस विषय पर गहराई से विचार व्यक्त करते हुए इसे केवल मनोवैज्ञानिक सीमा तक नहीं रखा, बल्कि इसके साहित्यिक दृष्टिकोण भी बताया है। उनका अनुभव है कि दुख और क्रोध के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति किसी भी कारणवश दुख की स्थिति में पहुंचता है तो वो दुख के साथ उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोध दुख की वजह से उत्पन्न होता है और यह क्रोध कई बार अपने वास्तविक स्वरूप के सामने नहीं आ पाता, बल्कि इसका एक रिएक्शन होता है, जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया के रूप में विकसित होता है। और क्रोध का उदय तब होता है जब व्यक्ति किसी दुख की स्थिति का सामना करता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उदाहरण के लिए, एक छोटे बच्चे को कोई हानि पहुंचाई जाती है तो वह केवल अपने दुख को व्यक्त करता है, लेकिन उसके लिए यह समझना मुश्किल होता है कि उस दुख का कारण क्या है। और इस प्रकार दुख के कारण को समझने में असमर्थता के चलते उसे क्रोध का उदय होता है। जब हम सामाजिक जीवन में देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि क्रोध का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य क्रोधित नहीं होता तो वह दूसरों द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्रोध न केवल एक भावना है, बल्कि यह व्यक्तित्व के अस्तित्व की रक्षा का एक साधन भी है। क्रोध एक सामाजिक आवश्यकता भी है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपमानित होता है और उसे अपने अपमान का प्रतिकार करने का मौका नहीं मिलता तो अंततः वह क्रोधित होता है। यह क्रोध उस व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य करता है जो अन्यथा निराश और असहाय हो जाता है। समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं का सही प्रबंधन करे, क्योंकि क्रोध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थितियां न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि क्रोध का होना मानव स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें संघर्ष और प्रतिकार की क्षमता देता है। हालांकि क्रोध की मानसिकता को समझना भी महत्वपूर्ण है। जब
कोई व्यक्ति अपने क्रोध को केवल प्रतिकार के रूप में अनुभव करता है तो उसका उद्देश्य केवल दुख पहुंचाने का होता है। इस दृष्टिकोण से हम यह देख सकते हैं कि क्रोध एक प्रतिक्रियात्मक भाव है जिसमें व्यक्ति अपने मन की स्थिति के बजाय केवल दूसरों को दुखी करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अपने क्रोध का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करता है तो वह न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार क्रोध को समझना तो एक जटिल प्रक्रिया है ही जिसमें हमारे व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक संबंध और मानसिकता सभी का योगदान होता है। यह एक ऐसे मनोविकार के रूप में उभरता है जो हमें न केवल अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है बल्कि हमें समाज में बेहतर तरीके से जीने का अवसर भी प्रदान करता है। अतः क्रोध केवल एक नकारात्मक भावना नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्रोध एक जटिल मनोविकार है जो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है और इसे सही तरीके से समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि यह समाज में समरसता और न्याय स्थापित करने में सहायक हो सके। शुक्ल जी का यह निबंध हमें इस गहरे मनोविज्ञान की ओर ले जाता है जो केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। एक वाक्य में उत्तर लिखें। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध किस प्रकार की भावना है? एक स्वाभाविक भावना है। क्रोध की उत्पत्ति किस कारण होती है? असंतोष या रुकावट से। शुक्ल जी के अनुसार क्रोध का उदय किस कारण से होता है? दुख के चेतन के कारण या साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। शिशु में क्रोध कब उत्पन्न होने लगता है? जब माता से परिचित होकर भूखा होने पर क्रोध का आभास देता है। क्रोध को शुक्ल जी ने किस प्रकार का निबंध कहा है? एक मनोविकार कहा है। सामाजिक जीवन में क्रोध की क्या भूमिका है? व्यक्ति दूसरों द्वारा पहुंचाए कष्टों का स्थायी समाधान कर सकता है। शुक्ल जी के अनुसार क्रोध का अंधापन क्या है? क्रोध का अंधापन तब होता है जब क्रोधित व्यक्ति अपने कार्य का परिणाम नहीं देखता। शुक्ल जी के अनुसार क्रोध का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य होता है दुख पहुंचाने वाले को कष्ट पहुंचाना। जब क्रोध अन्य भावनाओं के साथ होता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है? क्रोध कभी कभी दया और घृणा जैसी भावनाओं के साथ मिलकर उनकी तुष्टि का साधक बनता है। वैर क्या होता है? वैर क्रोध का स्थायी रूप है जो टिक जाता है। वैर और क्रोध में अंतर क्या है? क्रोध तत्कालिक होता है जबकि वैर लंबे समय तक बना रहता है। क्रोध का उपयोग कैसा होता है? जब कोई अभिमानी व्यक्ति अपमानित होता है। अभिमानी व्यक्ति को अपमानित करने से उसका अहंकार चूर होता है। क्रोध शिशु में किस कारण प्रकट होता है? जब भूखा होता है और उसे दूध नहीं मिलता है तो क्रोधित होकर रोने लगता है। क्रोध के समय लोग क्या नहीं देख पाते? या नहीं देख पाते कि उन्होंने कोई गलती की है या नहीं। शुक्ल जी ने किस घटना को उल्लेख किया है जिसमें व्यक्ति अपने ही सिर पर क्रोध करता है? जब लोग क्रोधित होकर अपना सिर पटकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार क्रोध का कौन सा रूप अप्रिय नहीं होता? क्रोध जब दूसरे के दुख पर उत्पन्न होता है तो वह सुंदर और मनोहर प्रतीत होता है। क्रोध के किस प्रकार से समाज की भलाई होती है? जब समाज में क्रोध द्वारा दुर्व्यवहार करने वालों को दंडित किया जाता है तो समाज में अनुशासन व्यवस्था बनी रहती है। वाल्मीकि के क्रोध का सौंदर्य किसमें निहित है? वाल्मीकि के क्रोध का सौंदर्य प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति में निहित है। क्रोध निबंध में शुक्ल जी किस मनोविकार का सेवक बताते हैं? करुणा को क्रोध का सेवक बताया गया है। संदर्भ व्याख्या करें। प्रश्न, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है जिसे हम दुख पहुंचाते हैं। उस पर यदि हमने क्रोध किया और यदि क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा है तो वो वैर कहलाता है। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। प्रसंग में किसने किससे कहा है या किस सिलसिले में कहा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध और वैर के बारे में बताया है। व्याख्या, वैर का अर्थ होता है कि वह गहरा स्थायी क्रोध या द्वेष जो किसी व्यक्ति, स्थिति या घटना के प्रति अनुभव किया जाता है जो लंबे समय तक हमारे मन और हृदय में अंकित रहता है। जब हम किसी या किसी परिस्थिति से दुख पहुंचाने वाली स्थिति का सामना करते हैं तो उस पर स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होता है। यदि यह क्रोध केवल क्षणिक न रहकर हमारे भीतर गहरे स्थान घर ले करता है तो हम उस दुख को भुला नहीं पाते, तो यह वैर के रूप में परिणित होता है। यह वैर हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है जिससे हमें मानसिक तनाव और नकारात्मकता का अनुभव होता है। इस प्रकार वैर केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालने वाला एक अचार या मुरब्बा बन जाता है जो समय के साथ हमारे स्वास्थ्य और रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। विशेषता,
लेखक ने क्रोध और वैर की मनोव्याख्या की है। व्याख्या नंबर 2, शिशु अपनी माता से परिचित होकर भूखा होने पर क्रोध का आभास देने लगता है, जिससे माता उसे जन्म से ही दिखाई देने लगती है और रोता उसे दूध पिलाती है। संदर्भ और प्रसंग पहले जैसा ही लिखेंगे। व्याख्या, इन पंक्ति में लेखक यह बताना चाहते हैं कि क्रोध एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो जन्म से ही व्यक्ति में उपस्थित रहता है, शिशु के अंदर भी होता है और वो क्रोध का भाव दिखाई देता है। जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है। यह क्रोध इस बात का संकेत है कि भाई शिशु को भोजन चाहिए, उसे भूख लगी है। इसका उद्देश्य मातृत्व को जागरूक करना और उसकी जरूरत को पूरी कराना है। उन्होंने क्रोध के प्रारंभिक रूप और उसके स्वाभाविक उद्भव को भी स्पष्ट किया है। विशेषता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेखक ने यहाँ क्रोध की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति का विश्लेषण किया है। व्याख्या नंबर 3, वैर क्रोध का स्थायी रूप है। क्रोध तत्कालिक होता है और समाप्त हो जाता है, परंतु वैर समय के साथ टिक जाता है और मनुष्य के मन में बसा रहता है। संदर्भ और प्रसंग ऐसे पहले के जैसा ही लिखेंगे। व्याख्या, इन पंक्तियों में लेखक यह बताने की कोशिश करते हैं कि क्रोध और वैर में अंतर होता है। क्रोध एक तत्कालिक भावना है जो परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होता है लेकिन फिर समाप्त हो जाता है, परंतु वैर एक स्थायी मनोविकार है जो लंबे समय तक व्यक्ति के मन में घर बना लेता है और उसे पीड़ित करता रहता है। वैर क्रोध से अधिक खतरनाक होता है क्योंकि यह धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। विशेषता, क्रोध और वैर दोनों भावनाओं के बीच अंतर को सरलता से समझाया गया है। टिप्पणी लिखे। क्रोध का उदय दुख के चेतन के कारण के साक्षात्कार से होता है। जब व्यक्ति दुख के कारण को समझता है तब क्रोध प्रकट होता है। उदाहरण के रूप में बच्चे का क्रोध केवल उसकी पीड़ा को व्यक्त करता है, न कि उसकी वास्तविक समझ को। क्रोध अन्याय और पीड़ा के प्रति प्रतिकार का माध्यम है। यह न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति में क्रोध का विकास न हो तब वो अन्याय सहता रहता है जो समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्रोध अक्सर तात्कालिक होता है और यह व्यक्ति को उनके कार्यों और परिणामों पर विचार करने से रोकता है। यह अंधापन व्यक्ति को दूसरे की स्थिति को समझने से रोकता है जिसमें गलतफहमियां और विवाद उत्पन्न होते हैं। क्रोध का प्रकट होना, अन्य लोगों में भी क्रोध प्रकट हो सकता है जिससे सामाजिक टकराव की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। सही स्थिति में उचित मात्रा में क्रोध का उपयोग समाज के लिए फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि यह न्याय और अधिकारों की रक्षा करता है। क्रोध एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है जबकि वैर एक स्थायी भाव है जो समय के साथ विकसित होता है। वैर तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने दुखों को लंबे समय तक संचित करता है। चिड़चिड़ापन क्रोध का एक हल्का रूप है जो अधिकतर सामान्य कारणों से उत्पन्न होता है और यह अक्सर मानसिक दुर्बलता को दर्शाता है। छात्रों, इस तरह से ये पाठ जो है क्रोध यहीं पर समाप्त होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब से मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे BNU यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला और कमेंट बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सब्सक्राइब किया, शेयर किया। अब ये साल मैं BCU और BU के लिए भी बना रही हूँ, तो अभी तक तो आप लोग पसंद कर रहे हैं। कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ नए लेसन जानने हैं या कुछ एक्स्ट्रा डिफ़िकल्टी होती है, ताकि मैं आप लोगों के उस प्यार पर खरा उतरूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।